हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं म्यांमार के बारे में। फर्स्टली इंपॉर्टेंट ये है कि म्यांमार को हम पढ़ क्यों रहे। ठीक है, कोई एक म्यांमार कंट्री है तो उसे हम पढ़ क्यों रहे, ओके उसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जैसे म्यांमार का हम लोकेशन देखें तो यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे बाकी सब यहाँ पे कंट्रीज है। अब कंट्रीज के कुछ स्टेट में कुछ तो भी होता होगा, जैसे अपने इसमें क्या हो रहा, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही हो सकता है म्यांमार में कुछ हुआ होगा। हम तो इतना मानते कि कहीं पे कुछ हो रहा होगा कोई देश में, बट उसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का क्या है, बॉर्डर शेयरिंग कंट्री। क्या है ये, बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, मतलब ये इंडिया के लिए मैटर करता है। इंडिया का आज तक के अच्छे से डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर लाइन है चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार के साथ है, चारों ये जो होशियार देश है इनके वजह से अपना डेवलपमेंट नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका ये आपको अच्छे से आइडिया पता होगा। बॉर्डर पे झगड़ा होना, वहां पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना सिक्योरिटी के लिए, ये सब में अपना पैसा जाता है। ठीक है, तो म्यांमार यहाँ पे, अब देखो इसका इंपॉर्टेंस अगर हम देखें इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात है कि ये क्या है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उससे क्या है, इसका बॉर्डर लाइन। मतलब आपको इतना तो आइडिया है कि यहाँ पे ये जो सेंट्रल है, सेंट्रल नॉर्थ थोड़ा साउथ में ले ले, क्या है ये डेवलप है एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं डेवलप है, क्योंकि वहां पे इंसर्जेंसी चालू रहता है, बॉर्डर लाइन है। अगर म्यांमार में कुछ अच्छा होता है, अगर वहां का सिस्टम अच्छा होता है और वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, तो अपना जो देश है, अपने जो देश के स्टेट है वो भी सिक्योर रहेंगे, वहां हमारा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट या वेस्ट नहीं होगा। किस लिए, सिक्योरिटी के लिए। मतलब अगर म्यांमार में कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी हमारे साथ कोऑपरेट अच्छा करता है, तो किसके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, अपने ऊपर भी। जैसे अपने कौन से स्टेट उससे लिंक्ड है या बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है सुना होगा आपने, मणिपुर है और नागालैंड है, और कोई और कौन सा है, त्रिपुरा, चलो उतने में, मिजोरम है, कौन सा है, मिजोरम। मतलब 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो बॉर्डर लाइन शेयर करती है किसके साथ, म्यांमार के साथ। और आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगा कि वो चारों स्टेट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है एज कंपेयर टू सेंट्रल, नॉर्थर्न या हम बोल देते साउथर्न। ठीक है, क्यों नहीं हुआ वो हमने देख लिया, बॉर्डर लाइन है वहां पे हमेशा इंसर्जेंसी चालू रहती है। फिर जैसे चाइना हो या कोई भी देश हो, जैसे थाईलैंड, कहीं से भी इंसर्जेंसी भेजना है, कहीं पे भी झगड़े करवाना है, तो यहां से क्या होता है, इंसर्जेंसी भेजते हैं, या जो घुसपैठ होते हैं वहां से भेजते हैं, वहां से लड़ने के लिए आते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन चीज है रोहिंग्या क्राइसिस। मे भी आपको पता होगा कि रोहिंग्या क्राइसिस क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलो फिर हम डिस्कस करते हैं अबाउट म्यांमार, कि म्यांमार में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं आपको कि म्यांमार में ऐसा क्या हुआ कि म्यांमार में सत्ता पलट गई। सत्ता पलटना मतलब क्या होता, ठीक है, सरकार बदल जाना। अब सरकार बदली भी कैसी बदली है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से चल रहा था उसे चेंज करके अब क्या चल रहा है, मिलिट्री रूल। क्या चल रहा है वहां पे, मिलिट्री रूल चल रहा है। मतलब इसका क्या है कि जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट है, सब चीजें देखती है, गवर्नमेंट को कहां फंड देना है, कहां से टैक्स लेना है, ये सब अब कौन देखेगा, मिलिट्री। और आपको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनका जो डिक्टेटरशिप चलेगा इससे लोगों को कई चीजों का अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि अब एक ये मिलिट्री रूल के अंदर वर्क करना या कंट्री चलाना, और एक दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। मैं उसको थोड़ा आगे चलता हूं कि जैसे कि मैं बात करता हूं कि 1 फेब में, फर्स्ट फेब की डेट है जब वहां पे म्यांमार का पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट जैसे अपना भवन, राष्ट्र भवन, वहां पे एक नॉर्मल सी जो भी अपनी लड़की वगैरह थी वो अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, तो उसके वीडियो शूट में दिखाया गया। पेपर आया था, नॉर्मल आया था, जैसे अपने अंदर नॉर्मली पेपर आता है, बिल्कुल नॉर्मल आया था। क्या हुआ उसके बाद कि देश ऐसा पलटा कि उसमें मिलिट्री जो रूल था, मिलिट्री के जो कमांडर थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि हम 1 साल के लिए क्या कर रहे हैं, मिलिट्री रूल क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। रहेगा ध्यान। अब मिलिट्री रूल आया तो उसके पहले कोई तो जीता होगा, कोई तो किसी का तो रूल होगा। तो किसका रूल था वहां पे, एंग सैन
सुकी। ठीक है, तो इसकी थोड़ी हम हिस्ट्री देखते हैं। ये क्या थी वहां की प्राइम मिनिस्टर बोलने के लिए, रूल ये करती थी, स्टेट काउंसिलर थे, पर ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या लिखा गया है कि अगर जो लड़की या कोई भी फॉरेन से लड़के से शादी करता है या फॉरेनर से शादी करता है तो वो इलेक्शन में खड़ा होगा नहीं होगा उसका पता नहीं, उसे क्या नहीं बनाएंगे हम, पीएम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो वहां के कौन है वो, स्टेट काउंसिलर, बट इसके हाथ में अथॉरिटी है, इसकी पार्टी ही जीती है। इसकी पार्टी कौन सी है, NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक, रहेगा याद। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, मिलिट्री रूल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये कंट्री का हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। बेटा ऑनलाइन में सभी को क्लियर है क्या, पक्का? तो ये कंट्री का हम हिस्ट्री देखते हैं, हम म्यांमार का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? एंग सान सुकी एक लड़की का नाम है, एक लेडीज का नाम है। ठीक है, मैं बताता हूं, उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहले हम आते हैं ब्रिटिश रूल। पेन विजिबल है क्या सभी को? वहां क्या चल रहा था म्यांमार में, ब्रिटिश रूल चल रहा था पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सभी जन रुक जाओ, लिखना कोई मत, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं हम, इंडिया में जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, इंडिया में क्या चल रहा था, कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या कर रहा था, अपना हक जमा रहा था, हुक्म जमा रहा था, कहां पे, इंडिया पे। सिमिलरली ब्रिटिश कहां पे रूल कर रहा था, म्यांमार में। कहां रूल कर रहा था, म्यांमार में। इतना क्लियर है। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने कब्जा कर लिया, किसके ऊपर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जापान ने किसके ऊपर कब्जा कर लिया, म्यांमार के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जापान का कब्जा होगा कंट्री पे, एक लोकल मिलिट्री मतलब मान लो कोई एक नॉर्मल सा पर्सन है जो आर्मी में होगा, उसने क्या एक टीम बनाया। टीम बनाने के साथ उसने हाथ मिलाया, किसके साथ, एक यूएसए के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा यूके, ब्रिटिश के साथ। क्या हुआ, पहले किसके अंडर में था वो, ब्रिटिश रूल। ठीक है, अपना चला रहा था, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, हमें उससे कोई लेन देन नहीं, हम सिर्फ देख रहे कि क्या था, पहले रूल था उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जापान ने किसके ऊपर रूल करना चालू कर दिया, फिर म्यांमार के ऊपर। जापान किसका हो गया, म्यांमार का। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि वही कंट्री में से, ये म्यांमार से एक लोकल मिलिट्री वाला इंसान, जैसे टीम होती है मिलिट्री की, उसमें से एक व्यक्ति उठा, उसने अलायंस बना। अलायंस मतलब किसी से मदद लेना, किसी के हाथ मिलाना, या उसको सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया, यूएसए ने। और किसने सपोर्ट किया, यूके ने, नथिंग बट ब्रिटेन। ये दोनों ने सपोर्ट किया इसको, और फिर ये लोग जीत गए और ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए। किससे, जापान से। क्या हो गए ये लोग, इंडिपेंडेंट। तो हम बोलते हैं यहां पे इंडिपेंडेंट म्यांमार। क्लियर है, कैसे कैसे प्रोसेस आप क्या बन गया वो, इंडिपेंडेंट म्यांमार। अब अपना देश कैसा है कि यहां पे कितनी भाषा बोली जाती है, कितने कल्चर है। क्लियर है क्या, यहां पे अपने इंडिया में कितनी भाषा बोली जाती है, कितने कल्चर है, बहुत है। वैसे ही वहां पे है, तो वहां पे करीबन 130 प्लस इथनिसिटी है। इथनिसिटी मतलब क्या होता है, कल्चर्स, लैंग्वेज, हैबिटेट, भाषा, यही लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, तो वहां पे कितनी थी, 130 प्लस इथनिसिटी थी, रहेगा ध्यान। अब जो ये मिलिट्री कमांडर था, ये यहां का
लोकल मिलिट्री जो हेड था उसका, उसने किया हिस्टोरिक एग्रीमेंट। समझना, फिर से मैं एक बार इसे रिवीजन कराऊंगा। हिस्टोरिक एग्रीमेंट किसके साथ किया? ये सभी के साथ। किन सभी के साथ? 130 इथेनिसिटी स्टेट से जो मान लेते जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उनके साथ क्या किया इसने? हिस्टोरिक एग्रीमेंट। किस लिए एग्रीमेंट किया? कि भैया जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका नेचर कैसा रहेगा? फेडरल। अब एक नॉर्मल सी बात है, कोई मेजोरिटी में रहता है, कोई क्या रहता है? माइनॉरिटी में रहता है। यहां पे जो मेजोरिटी थी वो थी बमार। अपने इधर मेजोरिटी हिंदू, वहां पे क्या था? बमार। वैसे करके में और थी माइनॉरिटी छोटी छोटी, करीबन ये 70% थी, 70 और 65%। समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं? क्या हुआ? इंडिपेंडेंट म्यांमार हो गया, इनके साथ मिल गया, किसको हरा दिया? जापान को। जापान हारा था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतना तो आइडिया है ना। उसके बाद जो भी हुआ इंडिपेंडेंट म्यांमार बन गया। अब क्या हुआ म्यांमार में कि भैया जो मिलिट्री रूल वाला जो हेड था, उसका नाम मैं बताता हूं, उसका नाम था एंग सान। ठीक है, उसका नाम क्या था? एंग सान। ये जो व्यक्ति था इसने क्या किया? हिस्टोरिक एग्रीमेंट किसके साथ? 130 इथेनिसिटी। इथेनिसिटी मतलब भाषा बोलने वाले, कल्चरल उनका होता है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अपना अलग है, कोई दूसरे कास्ट का वो अलग है, इतना क्लियर है। उनके साथ क्या किया उसने? हिस्टोरिक एग्रीमेंट। किस लिए किया? फेडरल नेशन बनाने के। फेडरल नेशन मतलब यहां पे मेजॉरिटी रूल नहीं चलेगा, यहां पे सबको हक, सबको पावर मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? फेडरल नेशन बनने को होना, ठीक है। ये बनने से पहले ही, ये होने से पहले ही इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ म्यांमार। क्या बोला जाता है? इनको क्या कर दिया? मार दिया, एसिसिनेशन। समझ रहा है क्या कर दिया? उसे मार दिया। किसने मारा? बमार के कोई एक व्यक्ति ने। क्यों मारा? मेजोरिटी में कौन था? बमार था, माइनॉरिटीज में सब थे। ये भाई क्या बोलते थे कि अपन कैसा बनाएंगे देश, या कैसा एग्रीमेंट किया सभी के साथ कि कैसा रहेगा? फेडरल। फेडरल मतलब सभी को पावर बांटेंगे अपन, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। बट जो बमार था, जो मेजोरिटी में था, उसको ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? मान लो आप लोग ही हो, यहां से कुछ लोग एक जात के, अभी हमें किसी के कास्ट वगैरह पे कुछ बोलना नहीं है, स्टिल कंसीडर के लिए मान लो कि आप कोई एक कास्ट के हो सभी, ठीक है। यहां पे एक दो व्यक्ति कोई दूसरे कास्ट का, सीधी बात है, अगर कोई भी लॉ या कोई भी मान लो यहाँ पे पूजा करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो जो मेजोरिटी रहेंगे वो क्या बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा करके दो, माइनॉरिटी नहीं करना चाहिए। नहीं सर, मेजोरिटी की सुनो। ये लोग का भी क्या कहना था कि मेजोरिटी रूल चलना चाहिए। बट जो मिलिट्री या जो फादर ऑफ द म्यांमार था, जिन्होंने इंडिपेंडेंस दिलवाया, उनका क्या कहना था? फेडरल। किसके साथ फेडरल करने के लिए कोशिश कर रहे थे वो? कि 130 प्लस इतने भाषा बोलने वाले यहां के लोग हैं, कहीं के भी जो भी आए हैं, वो क्या करना चाहिए? फेडरल नेशन जैसा वर्क करना चाहिए। इतना क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन कहानी याद है? इसको बना के लिखो कॉपी में, जैसे सीक्वेंस देता है। तो बेटा ऑनलाइन में क्लियर है? लिखो बेटा इसे सीक्वेंस बना के, जैसा मन में आए वैसा लिखो, बट आपको सीक्वेंस याद रहने को होना। एक डेट लिख लो। ये देखो हिस्टोरिक एग्रीमेंट कब हो रहा था? 1947 में। और इनकी जो डेथ हुई है फादर ऑफ द नेशन, इनकी भी हुई है 19 जुलाई 1947 में। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से तो बोर्ड पे भी देखने की जरूरत नहीं, जो जो ध्यान में है उसी को आंख बंद करके ध्यान रखो कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, वैसे बना के लिखो। बेटा ऑनलाइन में किसी को भी कोई भी डाउट है क्या? जैसे ही डाउट है वैसे ही बोलो कि सर देखो, पहले मैं तुम्हें फिर से एक बार बताता हूं। पहले क्या था? ब्रिटिश अपने इंडिया पे रूल करती थी,
फिर ब्रिटिश ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके सब जगह हाथ बढ़ा। तो इनका रूल क्या था, कहां पे पहुंच गया ब्रिटिश का रूल, म्यांमार में पहुंच गया। अब म्यांमार किसके अंडर में है, ब्रिटिश के। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब उसके बाद क्या देखा हमने, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जापान ने अपना कब्जा कर लिया, किसके ऊपर, म्यांमार के ऊपर। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां का जो लोकल मिलिट्री था, जैसे मान लो मेरे देश में कुछ हो रहा होगा, मैं मिलिट्री मैन हूं, मैंने क्या बनाया, टीम बनाया अपने, इधर के लोगों को लिया, चुना, और मैं कैसे, जैसे सुभाष चंद्र बोस चले गए थे बाहर, वैसे मैं चले गया बाहर, या लाल बहादुर शास्त्री जो बाहर गए थे, मैं भी चले गया बाहर। वहां पे क्या क्या मैंने टीम इकट्ठी किया, उसके साथ क्या क्या मैंने सपोर्ट लिया, किससे लिया, यूएसए और यूके से। ठीक है, अब मेरा एक अच्छा टीम बन गया, सपोर्ट मिल रहा मुझे, एमिनेशन, बम बारूद सब बाहर से। उसके बाद क्या क्या मैं लड़ा, किससे लड़ा, जापान से, इसको हरा दिया। फिर क्या बन गया मैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट दिलाने वाला या इसके चंगुल से निकालने वाला कौन था, यंग अंगसुन या अंगसन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द म्यांमार। क्यों बोलते हैं फादर ऑफ द म्यांमार, इतना क्लियर है। ठीक है, अब डेट कौन सी है जब इनको मार दिया गया, 19 जुलाई 1947। क्यों मार दिया गया, क्योंकि इनका क्या कहना था कि अब जो म्यांमार कंट्री बन चुका है, एक मिनट बताता हूं क्या बोला ये, 19 जुलाई 1947 में इसे मार दिया गया। क्यों मार दिया गया, क्योंकि ये क्या चाहता था, फेडरल नेशन बने। फेडरल नेशन मतलब जो भी 130 प्लस इतनी सिटी है, सबको क्या हो, पावर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं कि जो मेजोरिटी बमार था। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये वहां पे समझ लो कास्ट है, यहाँ पे नाम के लोग हैं बमार, या जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं बमारिया, बर्मर है वो, रखाइन है, थर्ड मॉन है, फोर्थ है। ऐसे ऐसे मान लो कि ये क्या है, कास्ट के नाम है या जगह का नाम है। इतना याद रहेगा, जगह के नाम है या कास्ट के नाम है। तो उसमें से ये जो है बर्मर, या क्या बोलते हैं हम, बमार बोलते हैं, ये लोगों का जो मेजोरिटी था, मेजोरिटी मतलब इनकी जो तादाद थी वो कैसी थी, ज्यादा थी। अब नॉर्मल सी बात है, जिसकी तादाद ज्यादा वो क्या सोचते, भैया जो भी मिले किसको मिले, हमको मिले, जो माइनॉरिटी उनको जाने दो। जैसे अपने इसमें भी ऐसा हुआ, इसलिए अपना स्कॉलरशिप वाला नियम आपको पता है कैसे कैसे क्या क्या चेंज किया गया। समझ रहा है क्या, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, इन्हें मार दिया गया। कब मार दिया गया, 19 जुलाई 1947। समझा क्यों मारा इन्हें। हाँ बेटा अब तुम पूछो, क्या हुआ था। देखो एक चीज याद रखना, ये क्या है, लोकल मिलिट्री। ठीक है, ये इनके अलायंस से क्या हुआ, इनको मदद मिली है। ये इंडिपेंडेंट तभी हुए, बट ऑफिशियल इंडिपेंडेंट अलग होता है। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है। ये इंडिपेंडेंट कब हो गए, जुलाई में ही हो गए। जुलाई में जब लोकल मिलिट्री यूएसए के साथ और यूके के साथ मिलकर किसको हरा दी, जापान को, तभी क्या हो गए थे ये इंडिपेंडेंट। क्या हो गए थे ये इंडिपेंडेंट। पर इंडिपेंडेंट कब बोला जाएगा, जब उनको एक क्या मिलेगा, संविधान मिलेगा। समझता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मिलता तब अपन बोलते ना। जैसे अपन भी इंडिपेंडेंट पहले हो गए, बट अपना संविधान जिस दिन, उसी दिन अपन लेते हैं डेट। ठीक है, तो इनको कब मार दिया, 19 जुलाई 1947 में। एक्चुअली जो म्यांमार है वो इंडिपेंडेंट कब से माना जाता है, तो जुलाई 1948 से। लिख लो कॉपी में, 1948 से, मतलब 11 महीने बाद। 11 जुलाई के बाद अगस्त आता, अपन अगस्त में होते 1947। डेट नहीं मेंशन है, डेट पता है किसको, 1948। इंडिया कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। क्लियर है क्या बोलना चाहता हूं मैं। उसके बाद इसके 11 महीने बाद, 11 महीने बाद मतलब कौन सा डेट रहेगा या कौन सा मंथ रहेगा, जुलाई 1948। इसमें क्या हुआ, म्यांमार डिक्लेयर हो गया कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखो कैसा है, कोई भी देश आजाद होता है, ठीक है, आजाद होता है या कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, तो उसमें मेन चीज क्या है, लोगों का सेंटीमेंट। सेंटीमेंट मतलब लोग खुश है या नाराज है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं अपन कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है। पॉजिटिव सेंटीमेंट को हम मान लेते हैं खुशियों वाला दिन। ठीक है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, इधर देखो
क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट। नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव सेंटीमेंट कब आएगा, जब हमारा देश कैसा रहेगा, डेमोक्रेटिक। कैसा रहेगा, डेमोक्रेटिक। ठीक है बेटा, एक मिनट रुक जाओ। 1948 में क्या होगा, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट यस म्यांमार क्या है, इंडिपेंडेंट है, जुलाई 1948 में। क्लियर है। क्या हुआ 1968 में, पहला मिलिट्री कॉप आया। क्या आया, पहला मिलिट्री कॉप। मिलिट्री कॉप मतलब क्या होता है कि जो भी मिलिट्री का रूल है उसने फेंक दिया। किसको फेंक दिया, गवर्नमेंट के रूल को। अब कौन रूल करेगा, मिलिट्री। समझना, यहां पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट म्यांमार। खुशी वाला दिन चला, ये इंडिपेंडेंट बना, डेमोक्रेटिक बना, खुशी वाला दिन चला। 1968 में क्या आया यहां पे, 1962। समझना, 1948 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, डेमोक्रेटिक हुआ। उस टाइम पे क्या था लोगों का, पॉजिटिव सेंटीमेंट। पॉजिटिव सेंटीमेंट मतलब सभी खुश थे, अच्छा चल रहा था। 1962 में क्या हुआ, मिलिट्री कॉप पहला आया। मिलिट्री कॉप आया, उसने क्या किया, मिलिट्री रूल लागू कर दिया। और रीजन क्या दिया कि हम अपने देश को बचा रहे हैं। किस वजह से बचा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अनस्टेबिलिटी आ रही है या इंस्टेबिलिटी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें इथेनिसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, और उसके बीचों में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो इससे क्या आएगा, देश में क्या आ सकती है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या आ गया, मिलिट्री कॉप। अब नॉर्मल सी बात है, मिलिट्री कॉप आ गया तो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट और नेगेटिव सेंटीमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा तो ग्राफ कैसा जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। अब इसके बाद कौन सा ईयर है, देखो मिलिट्री रूल कब है, 1962 में। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, आज कौन सा ईयर है, 2020। मतलब मोटा मोटा अगर हम मान ले तो ये 70 साल का पीरियड है, 70 साल का पीरियड है। तो इसमें से ये कितने साल होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो यहां से बचा हुआ पीरियड है, ठीक है, बचा हुआ पीरियड है, उसमें कुछ चेंज हुआ है। उसमें क्या हुआ है, कुछ चेंज हुआ है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। 1948 से 1962 कैसा था, अच्छा पीरियड, अच्छा पीरियड चला, डेमोक्रेटिक था। वो टाइम पे मिलिट्री रूल नहीं था, पर ये डेमोक्रेटिक तो था, पर यहां पे फेडरल नेशन नहीं तैयार हुआ था। समझना मेरा बोलने का मतलब क्या था, ये हम डेमोक्रेटिक मान रहे हैं पर ये फेडरल नेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इतना याद रहेगा। और हमने मोटा मोटा माना है कि 70 साल में ये साल को छोड़ के इधर कुछ तो कुछ अच्छा सा बदला हुआ। ठीक है, तो ये 2010 तक के, 2010 या 2015 या 2020 के लिए, फिलहाल के लिए हम मानते हैं यहां पे मिलिट्री रूल हुआ होगा। फिलहाल के लिए हम मान रहे हैं, इसे हम अभी डिवाइड करेंगे कि एक्चुअली यहां पे क्या हुआ। इतना याद रहेगा। इतने के इतने बीच में क्या था, डेमोक्रेटिक था, बट नो फेडरल पावर, फेडरल पावर किसी को भी नहीं दी गई थी। ठीक है, वहां पे मिलिट्री रूल नहीं था। अब इसके बाद कितने मिलिट्री रूल आए, तो 3 मिलिट्री रूल आए। कितने रूल आए, 3 बार मिलिट्री कॉप हुआ। कैसे हुआ होगा, जैसे ये टाइम आया 1962 में आया, वो कब तक के चला, 1988। ठीक है, उसके बाद सोमोंग आया था जो 1988 से आया था, कब तक के चला वो, 1992। उसके बाद थॉन शॉय, ये कब आया था, 1992 से 2011। मतलब अब आने वाला कौन सा है, वो 4th है। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। एक आया था 1962 से कब तक के, 1988। एक क्लियर है। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद कब आया था, 1988 से 1992 और 1992 से 2011। रूल चला इतने सालों के लिए, पर इसमें क्या हुआ, ये जो मिलिट्री है क्या होते रहे, चेंज होते रहे। अगर हम मिलिट्री को माने तो हम बोल सकते 2 बार आए। कितने बार आए, 2 बार आए। कब आया 2 बार, ये एक अभी और एक अब आ रहा है या अब आया है। समझना, ये 50 साल का शासन चला। मोटा मोटी क्या समझा हमने, 60 है 11 है, 60 से और 10 से समझ से कितने साल का रूल चला यहाँ पे, 50 साल का।
मोटा माटी हमने कितना माना 50 साल का, पर 50 साल एक ही इंसान रूल नहीं कर सकता है। ये हुआ, फिर उसके बाद रिटायर हुआ होगा सेकंड, उसके बाद रिटायर या उसकी डेथ हुई होगी ये थर्ड। मतलब ऑफिशियली अगर माने तो अभी जो आया है मिलिट्री रूल वो कौन सा है? सेकंड। क्लियर है? अब डिमोनेटाइजेशन सुना है आपने, क्या होता है डिमोनेटाइजेशन? नोटबंदी सुना है आपने? यहां पे जो नोटबंदी की गई थी वो करीबन 3 टाइम की थी, करीबन नहीं मतलब सही में कितने बार किया था उन्होंने डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। एक किया गया था 1987 में। 1987 में जब डिमोनेटाइजेशन किया था वहां पे नोट्स पता है कितने रुपए के थे? एक था 45 रुपीज का, एक था 90 रुपीज का। कितने का था? 45 का, 90 का। कहीं पर आपने सुना है 45 का नोट्स होता है, 90 का नोट्स होता है? तो इसका पता है सॉल्यूशन क्या था? या इसमें हम अगर फैक्ट देखें तो क्या था, जो यहाँ पे मिलिट्री का रूल कर रहा था उसी के हिसाब से नोट छपेंगे। तो उनका जो फेवरेट नंबर था, या उन्हें जो एस्ट्रोलॉजी ने बताया था कि आपका 9 जो है वो क्या है, लकी नंबर है, तो उसने क्या था 9 के मल्टीपल से नोट छापे थे। वहां की करेंसी अलग है, बता रहा हूं कि मैं 45 के इससे छापा था उसने, या 90 के इससे। जैसे हम कहीं पे भी डॉलर का देखते हैं, $1000 का नोट देखा होगा आपने, $1, $2 सुना होगा ऐसा आपने, जो अपने इंडिया में भी है, या युआन का सुना होगा, या जो भी यूरो का सुना होगा। पर वहां पे नोट पे ये जो करेंसी जो बोलते हैं नाम, उसका मल्टीपल क्या था? 45, 90। और ये क्या इंडिकेट करता है, या क्या था इसका रीजन? कि जो वहां पे मिलिट्री जनरल था, कमांडर था, जो रूल कर रहा था, उसके एस्ट्रोलॉजी ने बताया था कि आपका नंबर कौन सा है फेवरेट? 9 फेवरेट है। तो इसीलिए उसने क्या किया था, 9 के मल्टीपल से उसने नोट को क्या किया था? प्रिंट करवाया था। क्लियर है क्या? इसमें से कुछ बना सकते हो आप डाटा? लिखो तो ये डेट, टाइम पीरियड 50 साल का। एक मिनट ये देखना, एक मिनट यहां से और यहां तक के देखा जाए, 48, 10 कितना साल होता है? 60 साल। 60 साल होता है मोटा मोटी पकड़ा था अपन ने। उसमें से कितने साल मिलिट्री रूल चला? 50। तो ग्राफ बना, उसमें ऐसे ऐसे करो, यहां पे क्या था समझ लेते हैं हम, डेमोक्रेटिक। बट फेडरल पावर नहीं दिया गया था। फेडरल पावर किसने सोचा था? जो फादर ऑफ म्यांमार था, 130 प्लस जो एथनिसिटी थी उनके साथ क्या किया था उन्होंने? हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया था। किस लिए किया था एग्रीमेंट? कि हम क्या करेंगे, फेडरल नेशन बनाएंगे। बट ऐसा पॉसिबल हुआ क्या? नहीं हुआ। और इसके बाद से तो क्या आ गया? मिलिट्री रूल। ठीक है, थोड़ा सा नाम बोलने में अजीब अटपटा है, पर उनके लिए नाम वो अच्छा है, अपने लिए थोड़ा सा अटपटा। क्या है? 1962 से 1988 कौन है वहां पे? कमांडर नेविन। इंपॉर्टेंट क्यों है कमांडर क्यों लगा हमने? क्योंकि वो मिलिट्री है। 1988 से 1992 सोमोंग, 1992 से 2011 थॉन्शॉय। नोटबंदी कब हुआ था? नोटबंदी का डेट दिया मैंने 1987। एक नोटबंदी 3 बार हुई है, ठीक है। एक में हम क्यों नोटबंदी को मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि उसने कुछ अटपटा किया। अटपटा क्या किया उसने? टाइम पीरियड कौन सा था? 1987। ये कौन से पीरियड में आएगा? देखो इधर देखो बेटा, इसमें आएगा नेविन के। इसने क्या किया था अटपटा? कि इसने नोट जो है, करेंसी है, उसका जो नंबर होता है, जैसे अपने इधर क्या है 100 रुपए, 200, 1000, 500, उससे क्या रखा था 45, 90। आपने भी इतने कंट्री का सुना होगा, कभी सुना है कि 45 का नोट है या 90 का? उसने ये क्यों रखा था? रीजन मिला इसका कि उसके एस्ट्रोलॉजी ने बताया था कि भैया तुम्हारा 9 नंबर क्या है? फेवरेट है। क्या है? फेवरेट। तो उसने क्या किया? उसका मल्टीपल ही रख दिया नोट्स पे। ओके, एक हमने टाइम पीरियड लिया, हमने क्या बोला? ऑफिशियली डिक्लेयर, ठीक है, ऑफिशियली डिक्लेयर 1948 में जुलाई में क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। कौन सा? म्यांमार। इतना क्लियर है। बट जो फादर ऑफ म्यांमार थे उन्होंने क्या बोला? हमें कैसा बनाना है कंट्री को? फेडरल नेशन। फेडरल नेशन मतलब 130 प्लस जो इथेनिसिटी है, सबको हम क्या देंगे? पावर देंगे, समानता देंगे, इक्वालिटी रखेंगे, पावर देंगे, फेडरल नेशन जैसा बनाएंगे। पर क्या हुआ? वो करने से पहले ही 19 जुलाई 1947 में उन्हें क्या कर दिया गया? मार दिया गया। इतना क्लियर हो गया? तो 1948 से जब उसे इंडिपेंडेंट माना गया, यहां से टाइम रेट बढ़ता हुआ गया। यहां से 1948 से कहां तक के गया? 1962 तक। अभी तक के फेडरल नेशन नहीं बना है। फर्स्ट टाइम जो मिलिट्री कॉप हुआ, जहां पे मिलिट्री ने क्या किया? अपना कब्जा जमाया,
वो कौन सा पीरियड था? कमांडर कौन था? कमांडर नेविन। कौन से पीरियड से? 1962 से 1988। ये कंटिन्यू चला, मिलिट्री कोप जो था ये क्या था? कंटिन्यू था। पर एक इंसान नॉर्मली कितने दिन तक के रूल कर सकता है? 10 साल, 5 साल, 6 साल, 20 साल। ये पीरियड के बाद दूसरा कमांडर इन चीफ कौन था? सॉ मॉन्ग, जिससे फिर से कितने रूल किया? 4 साल का। उसके बाद फिर से तीसरा आया, वो कौन था? थान शॉय। कब तक किया उसने? 1992 से 2011। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का। अब मेन चीज इसमें क्या है कि नोट का भी यहां पे डिमोनेटाइजेशन हुआ। नोटों का क्या हुआ? यहां पे डिमोनेटाइजेशन 3 बार हुआ। उसमें से एक हम कंसीडर करते हैं स्पेशल के। कौन सा है? 1987 में। किसके पीरियड में आया होगा? कमांडर इन चीफ नेवी। ठीक है। इसमें ट्विस्ट वाली बात क्या थी कि जो उन्होंने नोट पे, करेंसी पे जो नंबर लिखे थे वो था 45 का, 90 का। एक नॉर्मल से हमने देखा है कि कोई भी कंट्री में $1, $100, $1000 का ऐसा नोट होता है। ठीक है। कभी ऐसा नंबर नहीं होता है 45, 90। पता करने के बाद ये पता चला कि उनके जो एस्ट्रोलॉजी है उन्होंने बताया था कि आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? 9। इसीलिए उन्होंने उसका मल्टीपल पे नोट पे प्रिंट करवाया था। चलो मुझे थोड़ा सा रिवीजन में बता दो कौन सा पीरियड था। एक 1962 से 1988। ठीक है। सेकंड था 1988 से 92। 1992 से 2011। ठीक है। अब इसमें नेविन ने किया था, कमांडर नेविन। इसमें मॉन्ग था, उसका नाम कुछ शॉ मॉन्ग। थर्ड कौन था? थान शॉय। ठीक है। अब क्या ये पीरियड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ? तो देखो 1991। ठीक है। जो फादर ऑफ नेशन थे, फादर ऑफ नेशन का नाम क्या बताया मैंने? आंग सान। इनके बेटी का नाम क्या बताया मैंने आपको? आंग सान सुकी। ये कौन है? इनकी पापा है और ये क्या है? उनकी बेटी है। लिख दूं यहां पे, मैं उनकी डॉटर लिख देता हूं। इनके पापा को क्या किया गया? एसिसिनेट करा दिया, मार दिया गया। ठीक है, या मरवा दिया गया। अब ये थी। अब सभी का सवाल ये है कि इनकी बेटी वहां पे क्या कर रही थी? जैसे आपने सुना होगा, जैसे इंदिरा गांधी, उनके बेटे या उनकी बहू, जो भी है, क्या होता है जनरेशन का चलते रहता है कि जो पॉलिटिक्स में रहा उनके बेटी या उनका कुछ तो इफेक्ट होता है। अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं उतरते कुछ तो इफेक्ट रहता है। बट इनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो गई थी। डिफरेंट मतलब ये कहां पे पढ़ाई की इन्होंने? यहाँ, ये कहां चले गए थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की इन्होंने, और ये क्या हो गया? ब्रिटेन में सेटल हो गया। ठीक है। और वहां पे उन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। वो ये सबसे बहुत दूर थे। बट एक टाइम पीरियड था 1988 में, समझ रहा? वो टाइम पे सबसे बड़ा प्रो डेमोक्रेसी हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। क्या हुआ? प्रो डेमोक्रेसी, यहां हम क्या बोलते हैं उसे? प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट किसने किया? बढ़ चढ़कर किया स्टूडेंट ने, बढ़ चढ़ के सारे फीमेल ने। मतलब समझ लो सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो कौन से टाइम पीरियड में हुआ? 1988। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं 8888। इसका मतलब क्या होता है? 8 अगस्त 1988। 8 अगस्त 1988। समझा क्या बोलना चाहता हूं मैं? इस टाइम पे क्या हुआ? बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। किसने किया? स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के किया, वुमेन्स ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपने कोई भी कंट्री में सबसे ज्यादा कौन रहता है? स्टूडेंट रहता है। उसके बाद फीमेल्स वगैरह, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है। मेंस तो करते ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से? स्टूडेंट, क्योंकि उनका दिमाग तेज। समझ रहा है ना? तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कौन सा पीरियड था वो? उसे क्या बोलते हैं हम? 8888। इसका मतलब क्या होता है? 8 अगस्त 1988 को क्या हुआ? बड़ा प्रोटेस्ट हुआ प्रो डेमोक्रेसी के लिए, कि अब हमें क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। वो टाइम पीरियड पे क्या हुआ? ये जो आंग सान सूकी थी, ये कहां पे सेटल थी? ब्रिटिश।
ठीक है, वहां से पढ़ी और कहां पे सेटल हो गई, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में सेटल हो गई। वो टाइम पे क्या हुआ था 1988 में कि ये अपने घर आई थी। इसका घर कहां पे है, म्यांमार में, और यहां पे अपने घर आई थी अपने मॉम की देखरेख करने के लिए। ठीक है, अब वहां पे लोगों को पता चला कि ये कौन है, इनकी बेटी। तो क्या बोला गया, प्रोटेस्ट को कौन आगे बढ़ाएगा, एंग सैन सू की, आप प्रोटेस्ट को क्या करो, आगे बढ़ाओ। समझ रहा है क्या, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा बहादुर शाह कुछ नहीं था तब, फिर भी क्या किए, दिल्ली से मेरठ से जब गए तो क्या बोला कि आप हेड बनो। समझ रहा है क्या, वैसे ही एंग सैन सू की को क्या बोला, आप प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाओ, लीडर बना दिए इन्हें। ठीक है, जब ये लीडर बनी तो इन्होंने जब स्पीच दिया, स्पीच सुनने के लिए कितने लोग आए थे पता है, 5 लाख। कितने लोग आए थे, 5 लाख। समझ रहा है क्या, अब वो टाइम पे क्या हुआ, समझ लो कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो मिलिट्री रूल को थोड़ा तो डर लगेगा। ये टाइम पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब क्या हुआ, बहुत खून खराबा हुआ। कैसे खून खराबा हुआ, मिलिट्री वालों ने क्या किया, लोगों को मारा। क्यों मारा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस लिए, प्रो डेमोक्रेसी, कि अब हमको क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, अब हमको मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, इसलिए फेमस है 48 के लिए, 8888। ठीक है, याद रहेगा। क्या हुआ, इसी से बोलते ना इंस्पिरेशन या खून खराबा देख के इन्हें बुरा लगा, या ये क्या हो गए, लीडर बन गए। कैसे लीडर बन गए, क्योंकि वहां के लोगों ने किन्हें बोला कि आप लीडर बन जाओ, आप अच्छे से संभाल सकते हो। ये लीडर बने, और जब ये स्पीच देते हैं, प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं, भाषण दे रही थी, कितने लोग थे वहां पे, 5 लाख। मतलब सोच सकते हो पॉपुलैरिटी अच्छी थी पहले से। इतना क्लियर है। तो मिलिट्री ने क्या बोला कि ठीक है, हम अपने पावर पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन देंगे, हम अपने पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं और हम इलेक्शन कंडक्ट करवाते। क्या करवाते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। अब जो ये सू की आई थी, ये क्या थी, न्यू थी। मिलिट्री रूल क्या थी, बहुत पुरानी थी। ठीक है, समझ रहा क्या, मिलिट्री रूल की भी कोई एक पार्टी थी, यूएसडी कुछ ऐसा था। फिलहाल के लिए हम बोल देते कि मिलिट्री एक अलग से। और मैंने आपको बताया था सूकी की पार्टी कौन सी थी, एनएलडी। ठीक है, अब मिलिट्री को क्या लगा, ये तो अभी अभी आई है। कौन अभी अभी आई है, सूकी। अगर मैं इलेक्शन करवाता तो जीतेगा कौन, इसने ये सोचा। ठीक है, पर क्या हो गया, जीत कौन गया, एनएलडी। इसकी हेड कौन, सूकी। समझ रहा है क्या, फिर भी जो मिलिट्री रूल के जो कमांडर थे उन्होंने इलेक्शन को फ्रॉड बोल दिया या कैंसिल करवा दिया और फिर से अपना हुक्म जमाने लग गए। इतनी कहानी क्लियर है क्या बेटा, ऑनलाइन में इतनी कहानी क्लियर है क्या, क्या बोला मैंने बेटा, क्लियर है क्या, ध्यान भटक रहा है क्या यहाँ से। ये दूसरे देश का है ना, तो थोड़ा सा इसमें समझना ही पड़ेगा ऐसे लैंग्वेज में। इतने इजी लैंग्वेज में नहीं समझेगा आपको, अगर ऐसे नहीं कोई समझाए तो आपको नहीं समझेंगे। इसलिए मैं आपको कहानी के हिस्से बता रहा हूं। क्या हुआ 1988 में बहुत बड़ा क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। वो प्रोटेस्ट के दौरान किसे लीडर बना गया, सूकी को। जब वो भाषण दे रही थी, कितने लोग जमा थे, 5 लाख। पॉपुलैरिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। ठीक है, अब ये लोग प्रोटेस्ट करने लग गए तो मिलिट्री ने क्या बोला, ठीक है हम इलेक्शन रखवाएंगे। पर मिलिट्री को ऐसा लगा ये तो अभी अभी आई है, मतलब जीतना किसका तय है, मिलिट्री का। पर हुआ गणित उल्टा। गणित क्या उल्टा हुआ कि मिलिट्री क्या हो गई, हार गई, और जीत कौन गया, एनएलडी पार्टी, मतलब सूकी जीत गई। ये बहुत बड़ा दचका पड़ गया इनको कि भैया ये कैसे हो गया। और इन्होंने क्या किया, वोट को फ्रॉड बोल दिया या वो रिजल्ट को माना नहीं, और फिर से इन्होंने क्या कर लिया, अपनी हुकूमत जमा दी। ये 1991 में हुआ था। कौन से पीरियड में, 1988 में तो क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, उसमें फिर ब्लड शेड, बहुत सारा खून बहा, क्योंकि मिलिट्री ने गोलियां वगैरह चलाई, उससे बहुत डेथ हुई। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके किसे हेड बनाने लग गए, सूकी को। ये लीडर बन गए, तो इसे भी थोड़ा टाइम पीरियड लगा ही होगा। इलेक्शन कौन से टाइम पे था, 1991 में। जीता कौन, सूकी। ठीक है, बट ये किसे मंजूर नहीं था, मिलिट्री रूल को।
उन्होंने इलेक्शन इसलिए करवाया था कि भैया जीतना तो अपना ही तय है, पर जीता कौन? उल्टा सूकी जीत गई। क्या हुआ? 1991 में जो इलेक्शन हुआ वो मिलिट्री ने नहीं माना और फिर से क्या कर दिया उन्होंने? रूल लगाना चालू कर दिया। अभी तो मिलिट्री रूल फिर से चलना चालू हो गया, ठीक है। और अब ये जो लीडर है ये बाहर रहती तो कुछ और बखेड़ा करती, तो इसे 20 साल के लिए, कितने साल के लिए? 20 साल के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया। समझ रहे क्या? मतलब इसे कहीं भागने भी कुछ भी नहीं, घर पे जाके इसको धर लिया। और कितने साल के लिए? लिख लो इसे, 20 ईयर्स के लिए क्या कर दिया इसे? हाउस अरेस्ट। अब ये 20 साल के लिए कहां पे? हाउस अरेस्ट में। 1991 से कहां तक के? 2010 तक। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो हुआ, इसके बाद मिलिट्री ने क्या बोला कि हम इलेक्शन रखवाएंगे। फिर से क्या बोला? इलेक्शन रखवाएंगे। कौन से ईयर में? 2010 में। सूकी भी छूट गई है, 20 साल हो गए उसके पूरे। अब क्या करेंगे? हम इलेक्शन रखवाएंगे, पर कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि जो स्त्री ने या पुरुष ने फॉरेनर से शादी की होंगी, ठीक है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसा तैयार किया कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? अगर वो व्यक्ति ने कभी फॉरेनर से शादी नहीं की। समझना क्या बोलना चाहता हूं मैं? कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे क्या लिखा गया था? जैसे अपने इधर क्वालिफिकेशन लिखा है, क्वालिफिकेशन लिखा है ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी एज दी है, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, कन्विक्ट, ये सब लिखा है। सिमिलरली क्या बोला गया था कि जो भी पीएम बनेगा वो फॉरेनर से मैरिड किया हुआ नहीं रहना चाहिए। बट ये मिलिट्री ने जो कॉन्स्टिट्यूशन सिद्धांत लिखा, जैसे अपना सिद्धांत संविधान है, ठीक है। अपना संविधान क्या बोलता है? अगर आपको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उसका एक स्पेसिफिक एज है, क्वालिफिकेशन है, इंडियन रहना चाहिए और सभी चीज लिखी है। वैसे ही इनके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख के रखा गया कि कोई भी जिसे पीएम बनना है वो कभी भी फॉरेनर से शादी की भी नहीं रहना चाहिए। बट सूकी कहां पे सेटल थी? ब्रिटेन में। इनके हस्बैंड भी कहां के थे? ब्रिटेन में थे। क्यों बनाया गया ये रूल? आपको समझा कि कुछ भी हो जाए ये इलेक्शन में नहीं आने को होना। अब जो ये एनएलडी पार्टी थी, इन्होंने क्या डिसीजन लिया? भैया हमारा लीडर ही नहीं लड़ेगा तो हम क्या लड़ेंगे? इन्होंने लड़ा इलेक्शन ही नहीं, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन नहीं लड़ा मतलब क्या है? फिर से किसका रूल चलेगा? फिर से मिलिट्री का। समझ रहेगा फंडा क्या यूज कर रहे हो भैया? कि सब चीज करो, जो करना है करो, पर एक नियम है कि जो व्यक्ति ने फॉरेनर से अगर कभी भी शादी की होंगी वो सिर्फ पीएम नहीं बनेगा। तो सूकी तो अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। सूकी को अलाउड किए क्या? नहीं। तो उनकी जो पार्टी थी एनएलडी, उन्होंने लड़ने से मतलब वो टीम लड़ी ही नहीं। अब सीधी बात है, जो पॉपुलर था वही हट गया तो जीतेगा कौन? फिर से मिलिट्री का हुक्म चालू हो गया। अब 2015 में आई बात, ठीक है। अब कौन सा टाइम आया? 2015 में। 2015 में फिर से इलेक्शन रखवाया गया। इस बार एनएलडी लड़ी नहीं, उसी को खड़ा कर लड़ा गया। ये एक्चुअली पीएम नहीं बनी, ये क्या बनेंगे? स्टेट काउंसिलर। बताता हूं मैं क्या है ट्विस्ट है। यहां पे क्यों नहीं लड़ी वो? क्योंकि सीधा बोल दिया गया था कि भैया पीएम नहीं बन सकता। एनएलडी ने क्या किया? खड़े कराए सूकी के नाम से, लड़े। वो तो पीएम नहीं बन सकती थी तो वो क्या बन गई? स्टेट काउंसिलर। और 2015 में हम बोल सकते हैं सूकी जो है वो कैसा हो गया? पावर में आ गई। अब तुम्हारा कहना होगा सर ये 2015 में पावर में आ गए तो इसने क्या कर देना चाहिए? ये रूल जो था, क्या रूल था कि भैया जो फॉरेनर से अगर शादी करता है वो पीएम नहीं बन सकती। पर पार्लियामेंट में नियम कैसा था कि वहां पे 25% रिजर्वेशन था। किसके लिए था? मिलिट्री के लिए। समझना। अब ये पावर में आ गए। अब ये क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे अपना गवर्नमेंट पावर में आते क्या करते? सबसे पहले चेंज करते जो उनको इंपॉर्टेंट है, तो ये चेंज कर देना चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पार्लियामेंट है
पार्लियामेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा है कि पार्लियामेंट में 25% बुक रहेगा किसके लिए, मिलिट्री के लिए। और मिलिट्री क्या करती थी कि अपनी अलग से टीम बना दी थी, जैसे अपने तरफ भाजपा कांग्रेस ये सब है ना, अलग से और एक यूनिट बना दी थी और सीट लड़ती थी। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं तो कम से कम मान लो 1 सीट 2 सीट या 1-2% भी मिल गया तो मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी में 25% से ऊपर है। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा था अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको 75% से वोट ज्यादा चाहिए। समझना, देखो कैसे घुमाते लोग कि भाई ठीक है हम लड़ेंगे इलेक्शन, मुद्दा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने जैसे कोई पार्लियामेंट में कुछ लिखा है जो लॉ बना उसको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए वोटिंग होती है, ये सब होता है नॉर्मली। पर वहां कैसा था भाई चेंज करना है ना, क्या करना पड़ेगा आपको चेंज करने के लिए भी 75% से आपको ज्यादा वोटिंग चाहिए, 75% से ज्यादा लोग आपको वोट करना चाहिए कि हाँ उसे चेंज कर सकते। पर वो चेंज कैसे होगा, क्योंकि 25% तो कौन है, मिलिट्री पहले से। मतलब कुछ भी कर ले, अगर यहां पे 0 सीट भी रही फिर भी कितना वोट मिलेगा, 75%, उससे ज्यादा होगा क्या। मतलब ये इम्पॉसिबल है। किस चीज के लिए इम्पॉसिबल है, कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पन्ना भी चेंज कर सकते हो। समझा क्या उनका खेल कैसा था, समझ रहा है। 75% से अभाव लाओ, पर 25% तो मिलिट्री के पास पहले से ये रिजर्वेशन है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। मतलब 2015 से 2020 तक के सू की पावर में थी, उन्होंने रूल किया, ठीक है, सब कुछ किया, पर कॉन्स्टिट्यूशन किसके हिसाब का था, क्लियर है, बाजू में लिख दो। सू की पावर में थी कब, 2015 से 2020 तक के हम बोल देते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन किसके हिसाब से लिखा हुआ था, रूल किसका चल रहा है, सू की का, पर संविधान किसके इससे लिखा है, मिलिट्री का। मतलब 2015 से 2020 तक किसके हाथ में सत्ता थी, सूकी के, पर नियम किसका था या संविधान किसका था, मिलिट्री का। इतना याद है। क्या लिखा गया था और मिलिट्री रूल में या संविधान में क्या लिखा था, कि जितनी भी आर्मी है, जितनी भी पुलिस है, किसके अंडर रहेंगे, समझ रहा है क्या, जो मसल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो पहले लिख दिया भैया तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लिखा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, पर उनका मीनिंग वही होता है कि 75% से आपको ज्यादा चाहिए, पर 25% तो पहले से मिलिट्री का रिजर्वेशन है, और 1-2% क्या करती थी, मिलिट्री अलग से खड़े होकर जीत लेती थी। कोई नहीं तो मिलिट्री जितने वो तो अपने आप को वोट देते होंगे, जीत लेती थी। मतलब ये एक इंपॉसिबल वाला कंसेप्ट हो गया। साथ ही साथ क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था मिलिट्री का, उसमें क्या लिखा था कि जितने भी आर्मी होंगी, जितने भी पुलिस होंगी, किसके कंट्रोल में रहेंगे, मिलिट्री के, ठीक है। इसके आगे का डिस्कशन, और इसी को हम रिलेट करेंगे अपने टॉपिक से इंटरनेशनल रिलेशन, कि म्यांमार के साथ अगर हमारा रिलेशन अच्छा रहा तो क्या फायदा है, और इसमें किस किस का हाथ हो सकता है कि उसकी सत्ता पलटाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, चाइना का हाथ हो सकता है, आराम से हो सकता है। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, 1962 में चाइना के साथ अपना वॉर हुआ था 1962 में म्यांमार में भी क्या था, पहला मिलिट्री कॉप हुआ था। एक रिलेशन, एक हिंट दे दिया आपको मैंने। और किसका सपोर्ट हो सकता है वो आपको सोचना है या पढ़ के आना है। कल मैं आपको बताऊंगा कि उसका इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, और अगर वहां पे मिलिट्री कॉप रहती है तो इंडिया को क्या नुकसान होगा या इंडिया को क्या फायदा होगा, रहेगा ध्यान। तो कल ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।